हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। लास्ट चैप्टर आपकी इस बुक का। चैप्टर को गहराई से समझना। क्यों? क्योंकि अब ये जो बुक थी आपकी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इस बुक में आपने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी तो आपने क्या पढ़ा? इंडिया के फिजिकल फीचर्स को समझा, इंडिया के क्लाइमेट को समझा, यहाँ की वेजिटेशन को, यहाँ किस प्रकार की मिट्टी है उसे समझा आपने। अब ये जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है ना, तो इन सारी चीजों को अगर आप सम अप करते हो तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल फीचर्स, फिनोमिना, जो सारी चीजें हो रही है देश में उसके बारे में बताती है, आपको भारत से रूबरू करवाती है, आपको भारत दिखाती है ये सारे चैप्टर्स। अब उन्हीं चैप्टर्स को अगर आप जोड़ने की कोशिश करोगे इस चैप्टर के साथ में, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स के साथ में, या फिर जैसे क्लास 10 तक पता नहीं बच्चों ने पढ़ी नहीं पढ़ी है, एक बुक हुआ करती थी डिजास्टर मैनेजमेंट की, जिसे हम प्रोजेक्ट वर्क के लिए यूज करते थे और फिर पिछले साल से तो जैसे प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी वो यूज नहीं हो रही थी। तो अब क्या हो रहा है कि आप अगर देखोगे ना तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप जब जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो ऐसा रहता ना कि आपने एक थ्योरी पढ़ी कि कार कैसे चलती है, ठीक है, अब वो थ्योरी पढ़ लिया आपने, कार कैसे चलती है, क्या कैसे काम करता है, लेकिन जब तक उसको चला के नहीं देखोगे तब तक किसी काम की नहीं रहेगी वो। तो आपने ज्योग्राफी में अलग अलग फिनोमिना पढ़ लिए, ये हो रहा है, सुनामी हो ऐसे आती है, अर्थक्वेक ऐसे आता है, ये सारी चीजें आती है, लेकिन वो आ जाता है तब क्या करोगे आप बताओ जरा, ठीक है। तो वही चीज यहां पे कि नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, ये जो चैप्टर है ना, ये स्पेसिफिकली आपको ग्राउंड रियलिटी बताता है इन हजार्ड्स की या फिर इन डिजास्टर्स की, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारी चीजें। तो इस चैप्टर में हम उन सबको पढ़ेंगे ही नहीं सिर्फ, ठीक है, ये भी समझेंगे कि कहां क्या हो रहा है, कैसे उसे चेक किया जा सकता है। तो बड़ा मजेदार चैप्टर होने वाला है, लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के साथ में आपका सिलेबस जो है वो इस बुक का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमने ये जो हमारा इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाला पार्ट, याली पार्ट जो आपकी बुक की ज्योग्राफी की क्लास 11 की, उसे हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो दिल थाम के बैठना, मजेदार सफर होने वाला है, ठीक है। अब हेडिंग को समझो जरा। देखो चैप्टर की हेडिंग क्या है, चैप्टर का जो टाइटल है वो क्या बताता है? नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। दो शब्द आ गए इसमें, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। तो नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर को अगर आप देखते हो तो हम क्या करते हैं, यूजुअली इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं चीजों को। मतलब अर्थक्वेक को हमने क्या बोल दिया? अर्थक्वेक इज अ नेचुरल हजार्ड। अर्थक्वेक को हमने बोल दिया अर्थक्वेक इज अ डिजास्टर, और अर्थक्वेक बहुत खराब है, ठीक है। इंटरचेंजेबली आपने यूज कर लिया, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए मैं आपको रोकूं और कहूं कि नहीं, दोनों शब्द में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? तो डिफरेंस क्या है वो मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। वो डिफरेंस समझाऊंगा आगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ये जो बेसिकली वीडियो है ना, तो इसमें हम क्या करें, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है, तो आपको चैप्टर की थीम बताने वाले हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो बताने वाले हैं, और उसके साथ में एक मेजर पार्ट भी कवर करने वाले हैं। तो इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस आ जाता है दोनों में, ठीक है। अब देखो, तो ये जो हेडिंग है, हेडिंग को हमने देख लिया कि हाँ, नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर जो है तो वो ये है कि वो दुनिया हिला देते हैं, भूकंप, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो मतलब डिस्ट्रक्शन होता है बहुत ज्यादा। तो उसका इफेक्ट क्या होगा ऑन ग्राउंड? एंड व्हाट आई मीन बाय ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड मतलब कि ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी के ऊपर इस प्रकार के जो नेचुरल हजार्ड्स हैं, जो डिजास्टर्स हैं, उनका क्या इंपैक्ट होता होगा। अब 2 मिनट के लिए खुद सोचो। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको क्या करूं, आपकी थिंकिंग को प्रोवोक करूं, कि आप खुद सोचने के लिए प्रेरित हो, ठीक है। आपको अंदर से ऐसा आना चाहिए कि नहीं बस मैं खुद सोच लूंगा सर आगे। अब आपने इतना बता दिया, काफी है उस टाइप से, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी के ऊपर नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर्स का क्या इंपैक्ट होता है, उस चीज को आप बहुत भली भांति समझते हैं कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, कितना ज्यादा लॉस होता है। जब अर्थक्वेक आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं लोग, लेकिन खाक हो जाती है वो अर्थक्वेक के आने में, ठीक है। 5 मिनट लगते हैं बस, 5 मिनट के अर्थक्वेक की जो सिस्मिक एक्टिविटीज होती है उसके चलते पूरी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। बुर्ज का अर्थक्वेक जैसे आया था, किस साल में आया था, कब आया था, ये बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे, ठीक। ये हो गया। तो अब जैसे अब सवाल कुछ उठते हैं कि जिसे कुछ नहीं पता है, तो जैसे व्हाट आर दीज एज फिनोमिना एंड हाउ दे आर कॉज्ड। अब अर्थक्वेक तो हमने पता है कि अर्थक्वेक में क्या होता है कि अर्थ में ट्रिमर्स आते हैं, अर्थ हिलता है और सारी बिल्डिंगें वगैरह सब गिर जाती है, लेकिन ये कैसे आता है, सवाल बनता है ना। तो ये कैसे आता है, ये फिनोमिना क्या है, वो सारा सब कुछ हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ। अब अगर आता है, भूकंप आ गया मान लो, तो हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं, वो भी एक सवाल है। तो ये जो 2 सवाल है ना, इनको क्या कर लो, गठान बांध के रख लो अपने पास। क्यों? क्योंकि आगे चैप्टर में आपको इन सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो अब अगर जैसे हम बात करें, चैप्टर की थीम यहां से ऐसे स्टार्ट होती है कि चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। ये आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी तब से पढ़ते आ रहे हो कि
जो परिवर्तन है ना, परिवर्तन क्या है, संसार का नियम है, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है एक तरह से, कि आप अगर नेचर में हो, ठीक है, आप सोसाइटी में हो, अगर जैसे देख रहे हो ज्योग्राफी को, तो चेंज तो आता है, ज्योग्राफी को छोड़ो हर चीज में चेंज आता है, हिस्ट्री में चेंज आता है, हिस्ट्री भी बदलती है, ठीक है, हर चीज में चेंज आता है। आप देखते हो पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है वो भी बदलता है, उसमें भी चेंज आता है, ज्योग्राफी में भी चेंज आता है। आप किसी भी चीज की अगर बात कर लो, सब्जेक्ट्स अपार्ट, ठीक है, सब्जेक्ट्स को छोड़ दो, एक तरफ रख दो सबको कोने में, आप अपने ऊपर देखो ना, खुद के ऊपर, आप आज से 5 साल पहले क्या थे, आज से 5 साल बाद क्या होने वाले हैं, बदलाव आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, चेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ, बदलाव तो आना तय है, तो चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। अब उसके चलते क्या होता है, अब ये चेंज जो है ना, तो चेंज की जरा डेफिनेशन, चेंज पे थोड़ी सी फिलोसफी डिस्कस करते हैं क्या। तो इट इज अ प्रोसेस present everywhere with variation in terms of magnitude, intensity and scale। समझ रहे हो, चेंज तो आना है, नो डाउट आना है, बस क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस प्रेजेंट एवरीवेयर विथ वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी और स्केल। मतलब किस मैग्नीट्यूड पे आने वाला है, किस स्तर पे आने वाला है, उसमें वेरिएशन आ जाएंगे। मतलब कहीं चेंज कैसा आया, आप देखोगे कि कहीं कहीं पे इतना तेजी से डेवलपमेंट हुआ, मैं आपको डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि कहीं कहीं पे इतना तेजी से डेवलपमेंट हुआ कि 10 सालों में पूरी काया पलट हो गई, 10 सालों में 20 सालों में काया पलट हो गई। जैसे आज से 20 साल पहले दुबई कुछ और था, आज कुछ और है, ठीक है। और कहीं कहीं पे चेंज जो आया तो बहुत स्लो आया, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ही बदला ही नहीं, बहुत कुछ बदला, लेकिन उस लेवल पे नहीं बदला। तो चेंज जो होता है ये डेवलपमेंट के उससे बताया। वैसे अगर आप नेचर के, ज्योग्राफी के उससे देखोगे तो जैसे क्या होता है, आज से 10 साल पहले जो पहाड़ था आज ऐसा वैसा का वैसा नहीं है। आप बोलोगे सर वैसे ही तो है, हम तो देख रहे हैं 10 साल पहले भी था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं तो इरोजन हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो कह सकते हैं ज्योग्राफिकल चेंजेस आए होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी, स्केल जो है चेंज की ये वेरी करती है। अगर उसे नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या होता है, जब कोई डिजास्टर आता है तो क्या क्या लाता है अपने साथ, बदलाव लाता है। कोस्टल एरिया पे जब सुनामी आती है तो सुनामी सब उलट पुलट करके चले जाती है, मानते हो इस चीज को। तो ये वही कहानी है यहाँ पे। चेंज कैन बी ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेसेस। चेंज जो होंगे तो वो ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस होती है चेंज की, ठीक है। चेंज कैन बी ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेसेस लाइक द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड ऑर्गेनिजम्स एंड इट कैन बी एज सडन एंड स्विफ्ट। अब ये चीज समझो, चेंज दो तरह से होता है, हमें ये पता है चेंज क्या होता है। चेंज वैरी करता है किस चीज पे, उसके मैग्नीट्यूड पे, उसके इंटेंसिटी पे, उसके स्केल पे, ठीक है। उसी के साथ साथ में चेंज जो एक स्लो प्रोसेस भी हो सकता है। स्लो प्रोसेस क्या है, जैसे मैंने कहा कि पहाड़ भी बदलते हैं, लेकिन वो इतनी धीरे बदलते हैं कि आपकी जनरेशन बदल जाएगी, आपको पता नहीं होगा, आपको फील नहीं होगा। तो चेंज कैन बी ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस लाइक द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म, पहाड़ बनना, प्लेट्यू बनना, प्लेन बनना, मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है। फर्स्ट बुक में पढ़ा आपने कि लाखों साल लग गए किस चीज को बनने में, किसी भी प्रकार का एक जो नदन प्लेन है तो उसको बनने में लाखों साल लग गए होंगे। अर्थ जो है करोड़ों साल लग गए बनने में। तो कुछ चीजें बहुत ग्रेजुअली बदलती है, कुछ चीजें क्या बनती है देखो, एंड इट कैन बी सडन एंड स्विफ्ट एज वॉल्केनिक इरप्शंस, सुनामीज, अर्थक्वेक एंड लाइटनिंग। 25 जनवरी को, भुज अर्थक्वेक से पहले 25 जनवरी को जैसे अगर आप देखोगे, 24 23 जनवरी को जैसे देखोगे आप, तो हो सकता है बच्चे जो है तो स्कूल में रिपब्लिक डे की तैयारी कर रहे होंगे। 26 जनवरी को सब पलट गया, ठीक है। तो ये चेंज जो है तो सडन स्विफ्ट भी होता है, चुटकियों पे भी हो सकता है। तो क्या होता है, जैसे सुनामी है, वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक है, लाइटनिंग है, ये कब आ जाएंगे आपको नहीं पता होगा ना। आप सुबह खेल रहे होंगे, शाम को सब कुछ क्या बन जाएगा, बदल जाएगा। तो चेंज की एक डेफिनेशन ये भी है कि चेंज जो है वो लॉ ऑफ नेचर है, वो तो प्रकृति में होना तय है। वो क्या हो सकता है, कभी बहुत तेजी से भी हो सकता है, कभी बहुत धीरे से भी हो सकता है। अगली चीज क्या है, इट मे रिमेन कन्फाइंड टू स्मॉलर एरियाज एंड कैन ऑल्सो हैव अ ग्लोबल डायमेंशंस। अब समझो क्या होता है कि स्मॉलर एरिया में भी हो सकता है। फ्लड आई है तो बिहार में फ्लड आ गई, वहां चीजें खत्म हो गई है, ठीक। वही चीज अगर हम बात करें, एंड कैन ऑल्सो हैव ग्लोबल डायमेंशंस। चेंज के ग्लोबल डायमेंशंस भी हो सकते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग है तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप को ग्लोबल वार्मिंग का एक तरह से फील नहीं होगी। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से लगा के इंडिया के एक कॉमन सिटीजन तक सबके ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है, ठीक है। तो चेंज ग्लोबल डायमेंशन पे भी हो सकता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस जो ग्लोबल डायमेंशन लेके बैठे अपना, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो विच आर कन्फाइंड टू स्मॉल एरियाज, छोटे एरियाज पे कन्फाइंड है, जैसे बिहार में फ्लड आना, ठीक है। ये ध्यान रहेगा आपको। तो ये चेंज से जुड़ी हुई हमने कुछ बातें पढ़ी। इस पर अगर क्वेश्चन आता है कि जैसे आप एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, कमेंट, तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। इन द रेफरेंस ऑफ दिस चैप्टर यू हैव टू कमेंट ऑन द स्टेटमेंट चेंज
इज लॉ ऑफ नेचर। लिख सकते हो आप। मैं आपको इंटरनल से इंटरनल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूं। जब एक एक लाइन एक एक शब्द आपको पढ़ाया जाता है ना, तो एक एक्सपेक्टेशन टीचर की हो जाती है कि अब कहीं से भी क्वेश्चन फंसा दो, बच्चे को आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं भी ये उम्मीद लेके चल रहा हूं कि जब हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं तो आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन। क्लियर है? तो अब देखो, चेंजेस हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। अब ये चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके आंसर में आप इससे भी आगे इंक्लूड कर सकते हो क्या, कि चेंजेस जो हैं, तो चेंजेस हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। हाउ? एक्सप्लेन। तो अगर इस चीज को एक्सप्लेन करने में पूछ लिया जाए कि चेंज जो है उसके अलग अलग कंटेक्स्ट में या फिर अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, तो समझना हम दो पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे यहाँ पे। दो पर्सपेक्टिव, एक तो पर्सपेक्टिव ऑफ, पर्सपेक्टिव मतलब क्या, दृष्टिकोण, कि किसके नजरिए से आप देखने की कोशिश कर रहे हो। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन। तो चेंज जो है, चेंज नेचर के पर्सपेक्टिव से क्या होगा, मतलब नेचर चेंज को कैसे देखेगा, और हम ह्यूमन बींग्स हम चेंज को कैसे देखेंगे। तो नेचर कैसे देखता है पता है? तो नेचर के हिसाब से चेंज वैल्यू न्यूट्रल होता है। वैल्यू न्यूट्रल मतलब क्या है? नाइदर गुड नॉर बैड। मतलब यहां पे वैल्यू क्या है चेंज की? न्यूट्रल है। आ रहा है चेंज, आएगा। चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। नेचर क्या बोलेगा? ये तो भैया मेरा नियम है ना एक तरह से, कि मेरे अंदर बदलाव तो आएगा, ठीक है। नेचर बोल रहा है ऐसा, नेचर का पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं हम। मतलब क्या है कि मिट्टी एक जगह से उठ रही है विंड्स के कारण, दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो गई विंड्स के कारण, ठीक है। तो नेचर के लिए क्या है कि मेरे एक पार्ट से उठ के दूसरे पार्ट पे चलेगी, नॉर्मल है। तो चेंज इज वैल्यू न्यूट्रल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर। आगे समझ में, गठान बांधो यहां पे इसकी। अब अगर हम देखें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमन बीइंग्स जो है चेंज को कैसे देखते हैं? वैल्यू लोडेड तरीके से। वैल्यू लोडेड तरीके से मतलब क्या होता है सर? तो यहां पे समझना पॉइंट को, ठीक है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन अगर देखें, वैल्यू लोडेड मतलब समटाइम्स गुड एंड समटाइम्स बैड। वैल्यू लोडेड मतलब आपके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए जो चेंज की वैल्यू है वो किसी ना किसी डायमेंशन पे भारी या फिर किसी ना किसी डायमेंशन पे हल्की होती है। जैसे जैसे अगर आप यहां देखोगे तो क्या होता है, मान लो मौसम बदल रहे हैं तो हम मजा आता है हमें कि यार चलो ये बारिश परेशान कर गई थी, अब बारिश के बाद में विंटर्स आने वाली है तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठंड में एकदम कह सकते हैं कि कपकपा गए थे बच्चे, उन्होंने कि अब ठंड जो विंटर्स हैं वो खत्म हो रहा है, अब समर्स आ रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक। तो उस तरह स्प्रिंग आएगी, स्प्रिंग के बाद में समर्स आएंगे तो काफी अच्छा लगेगा। तो उस तरह से क्या हो गया कि हम एसोसिएट करते हैं चेंज को अपने कह सकते हैं कि अपने पर्सपेक्टिव से, कि हाँ अगर मेरे लिए अच्छा है चेंज तो चेंज अच्छा है। वैल्यू लोडेड हो गया, समटाइम्स गुड एंड समटाइम्स बैड। जैसे अब क्या है कि अर्थक्वेक आया, वो भी तो चेंज है एक, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं कि अर्थक्वेक आया नाचो चलो। हम क्या करते हैं उस चीज को ऐसा मांगते हैं कि यार ये, मतलब हम उस चीज से परेशान हो जाते हैं, हमारे लिए क्या हो गया वो समटाइम्स बैड वाली सिचुएशन में आ गया। तो ये चीज समझने वाली बात है कि चेंज जो है, तो चेंज की जो डेफिनेशन होती है या फिर चेंज को लेकर जो पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा चेंज हैव डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल। हाउ? तो ये मैंने आपको समझाया कि अकॉर्डिंग टू द नेचर चेंज इज क्या है, वैल्यू न्यूट्रल, एंड अकॉर्डिंग टू द पीपल पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल चेंज इज वैल्यू लोडेड। ये दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी है, एक्सप्लेन भी कर दिया है। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बताना। अब यहां तक चीजें क्लियर हो गई ना। अब देखो आगे क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट चेंज? आपको क्या लगता है चेंज के बारे में, कि चेंज सही होते हैं गलत होते हैं? खुद सोचो जरा, ठीक है। चेंज हाँ या ना बोलना, ऐसा नहीं कि सर कभी अच्छे कभी क्या बोलते हैं गलत होते हैं। हाँ या ना में अगर हम जवाब दें तो हम दे ही नहीं सकते हाँ या ना में जवाब। क्यों नहीं दे सकते? देखो क्योंकि एट टाइम्स चेंजेस आर रिक्वायर्ड। जैसे क्या है कि सीजन्स का बदलना जरूरी है, ठीक है। जो फल लगा है, जो अभी कच्ची कैरी है उसका आम बनना जरूरी है, तो फलों में बदलाव आना जरूरी है। तो सारी चीजें चेंज तो जरूरी है, लेकिन कभी कभी वो चेंज जब इस तरह का फेस दिखाता है हमें, जैसे डिजास्टर होता है, तो चेंज के बारे में अगर आप डिजास्टर के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो ये एक ऐसा चेंज है जिसे मैनकाइंड जो है तो वो क्या करती है, हेट करती है। वो बोलती है कि नहीं ऐसे चेंज तो ना ही हो, दूर से ही प्रणाम, ठीक है। वो वाली कहानी रहती है यहाँ पे, ठीक। अब आगे अगर जैसे देखें तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया क्या कि नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर्स जो है, हम क्या करते हैं इन शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। अब अगर हम डिजास्टर की बात करें, डिजास्टर्स, ठीक है, तो जैसा भी मैंने बताया कि डिजास्टर्स आर अ पार्ट ऑफ चेंज, बदलाव ही तो ला रहे हैं वो। अब जब डिजास्टर्स एक चेंज का पार्ट है तो यहां पे अगर आप देखोगे, समझोगे डेफिनेशन क्या है पहले डिजास्टर की देखो। डिजास्टर इज एन अनडिजायरेबल अकरेंस। तो चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन वो अनडिजायरेबल है। कोई नहीं चाहता है कि अर्थक्वेक आए, लेकिन आता है अर्थक्वेक। क्यों? क्योंकि नेचर अपना बैलेंस तो बनाएगा ना। तो यहां पे क्या है कि डिजास्टर इज एन अनडिजायरेबल अकरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम फोर्सेस दैट आर लार्जली आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल। वही वाली चीज है, अगर हमारे कंट्रोल में रहता कि अर्थक्वेक ना आए तो हम कभी आने देते क्या अर्थक्वेक को? कभी नहीं आने देते, क्योंकि वो एक ऐसा चेंज है विच इज बीइंग हेटेड बाय द पीपल। लोग उसे पसंद नहीं करते उस चेंज को, लेकिन वो क्या है, वो अनडिजायरेबल अकरेंस है जो हो रही है, विच इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन, स्ट्राइक्स क्विकली विथ नो और
विथ लिटिल और नो वार्निंग, ठीक है, अब कुछ भी चेंज आ रहा है, कुछ भी किसी प्रकार का डिजास्टर अगर आ रहा है, ठीक है, चेंज को डिजास्टर से हमेशा रिलेट मत करना, मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूं एक, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी बदलाव आ रहा है या फिर डिजास्टर आ रहा है, तो डिजास्टर अनडिजायरेबल है, हमारी कंट्रोल से बाहर है, और वो क्या होता है, स्ट्राइक्स क्विकली विथ लिटिल और नो वार्निंग। कभी कभी वार्निंग भी आती है, कभी कभी कोई वार्निंग नहीं आती है। वार्निंग आती है मतलब क्या, जैसे हम साइक्लोन आता है, तो साइक्लोन के लिए हमने अब सिस्टम ऐसे बना लिए हैं कि रडार्स वगैरह लगा दिए, हमें पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है कल, ठीक है। लेकिन कभी कभी बिना वार्निंग के भी आ जाता है, अर्थक्वेक के जो ट्रिमर्स है तो अचानक से आ जाती है। तो उस तरह से क्या है, कभी वार्निंग कभी बिना वार्निंग के आ जाता है, which causes or threatens serious disruption of life and property including death and injury to large number of people and requires therefore mobilization of efforts in excess of that which are normally provided by statutory emergency services। मतलब अब जब वो चेंज आएगा तो वो इंजरी करने वाला है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, प्रॉपर्टी, सारी चीजों को, और जब इंजरी होगी तो उसके चलते क्या होगा, मोबिलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स इन एक्सेस ऑफ that which are normally provided by statutory emergency services। मतलब नॉर्मली जो इमरजेंसी सर्विसेज होती है आप, ठीक है, उससे ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, सर्विसेज को मोबिलाइज करना होगा। मतलब ये भी समझ लेना कि डिजास्टर एक मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन क्रिएट करता है यहाँ पे। मतलब डिजास्टर जब आएगा तब आपको क्या करना होगा, अपनी मेडिकल प्रिपेयर्डनेस को जितनी है उससे ज्यादा लेवल पे काम करवाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस, ठीक है, ये क्या है, ये भी एक तरह का डिजास्टर है ना। तो कोई प्रिपेयर्ड था क्या इतने सारे मास्क, इतने सारे सैनिटाइजर, इन सारी चीजों के साथ में कितनी सारी टेस्टिंग किट्स होना चाहिए, इतना सारा पीपीई सब कुछ होना चाहिए, कभी सोचा नहीं था। लेकिन अब आउटब्रेक हुआ, तो उस आउटब्रेक के चलते क्या हुआ, उस आउटब्रेक के चलते अगर आप देखोगे तो क्या होगा, मोबिलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स इन एक्सेस ऑफ दैट विच आर नॉर्मली प्रोवाइडेड बाय स्टैट्यूटरी इमरजेंसी सर्विसेज। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें। तो ये डिजास्टर हो गया। आई होप डेफिनेशन इज क्लियर, ठीक है, बहुत अच्छी डेफिनेशन। एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी पता है, ऐसा मन करता है कि दो यारी ने कुछ पुरस्कार दो। डेफिनेशन जो रहती है बहुत प्रिसाइज रहती है, प्रिसाइज। अभी हाँ, आप बोलोगे सर क्यों झूठी प्रशंसा कर रहे हो आप, ठीक है, अब ये डेफिनेशन याद करने में सिर दर्द होगा। याद मत करो, उस डेफिनेशन को जी के देखो एक बार। जी के देखना समझते हो, मतलब उसमें अपने आप को हर एक शब्द को पकड़ पकड़ के देखो जो एक मीनिंग दे रही है, कहानी दे रही है, ठीक। तो वो डेफिनेशन है, आया समझ में। अब जैसे हम बात करें डिजास्टर के रीजंस क्या हो सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो डिजास्टर आ गया, आने दो, लेकिन अब डिजास्टर आ गया तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, डिजास्टर्स क्यों आए। तो इनिशियली क्या माना जाता था, कंसिक्वेंसेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस। ऐसा माना जाता था कि डिजास्टर अगर कोई भी आ रहा है तो वो नेचुरल फोर्सेस के कारण आ रहा है। नेचुरल फोर्सेस के कारण मतलब क्या, कि जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या हो रहा है, डिजास्टर आदि कंसिक्वेंसेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस। इस चीज को समझना है अच्छे से कि फ्लड आई है बहुत ज्यादा, तो बारिश हुई इस कारण से फ्लड आई है। अब बारिश में ऐसा तो नहीं कि किसी ह्यूमन बीइंग ने जाके ऊपर से नल खोल दिए होंगे, वो तो प्राकृतिक है ना। मतलब नेचुरली क्या हो रहा है कि नेचुरल फोर्सेस उस तरह से काम करे कि बहुत ज्यादा बारिश होगी, झमझम झमझम, और जब बहुत ज्यादा बारिश हुई तो फ्लड आना तय है, ठीक है। तो यहां पे क्या देखा गया है कि कंसिक्वेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेस माना जा रहा है, किसको, कंसिक्वेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेस माना जा रहा है डिजास्टर को, ठीक है। तो अब ह्यूमन बींग्स की क्या पोजीशन रहेगी, तो हम क्या सोचते हैं कि ये तो सब ये नेचर का करा धरा है, ये ह्यूमन बींग तो बेचारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, भोले से हैं, तो ह्यूमन बींग्स वर ट्रीटेड एज इनोसेंट, ठीक है, एंड हेल्पलेस विक्टिम्स इन फ्रंट ऑफ माइटी फोर्सेस ऑफ नेचर। तो ऐसा माना जाता था इनिशियली क्या, कि जो भी डिजास्टर हो रहे हैं, डिजास्टर आर दी कंसिक्वेंसेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस, ह्यूमन बींग्स आर वेरी स्वीट एंड इनोसेंट, ठीक है। तो ये तो स्वीट एंड स्वामी टाइप से लोग हैं ह्यूमन बींग्स, इन्होंने कुछ नहीं किया होगा, और प्रकृति के आगे, प्रकृति इतनी मजबूत है, उसके आगे कौन टिक पाएगा, तो ह्यूमन बींग्स तो मार सहन कर रहे हैं, तो ये तो दया के पात्र हैं, ठीक है। ये माना जाता था पहले कह रहा हूं, सुनो फिर क्या होता है, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि बहुत सारे जियोलॉजिस्ट और स्टडीज जो है वो क्या आपको आउटकम देगी कि डिजास्टर्स एट टाइम्स आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस आल्सो, ठीक है। यहां पे अब ये जो भोले भाले से दिख रहे थे ह्यूमन बींग्स, तो ऐसा आइडेंटिफाई किया गया कि डिजास्टर्स आर एट टाइम्स कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस आल्सो। अब ह्यूमन एक्शंस के द्वारा कैसे डिजास्टर आएगा सर, मतलब ह्यूमन बींग्स कुछ करेंगे जिसके परिणाम स्वरूप आपको क्या देखने को मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिलेगा कि किसी प्रकार का एक डिजास्टर आया। जैसे आप देखोगे भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी में आप बताओ नेचर का कहां से क्या रोल था। नेचर तो सोच रहा होगा, वो एक पाकिस्तानी मीम है ना इस टाइप से, नेचर भी वही सोच रहा होगा क्या कि मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़नी थी, ह्यूमन बींग्स ने आपस में सुलझ लिए सब, ठीक है, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया। क्या करा हमने, प्लांट्स लगाए, ठीक है, जैसे यूनियन कार्बाइड आपने फॉलो किया होगा, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, क्लास 7 में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, सिविक्स जियोग्राफी अलग अलग बुक्स में पढ़ा है हमने। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, अब यहाँ पे क्या होता है, यूनियन कार्बाइड जो प्लांट लगाया गया था, ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो यहाँ से रिलीज हो गई, प्लांट फेलियर हुआ,
तो वो गैस जब रिलीज हुई तो लाखों नहीं हजारों लोग जो थे वो क्या हो गए, उस गैस को इनहेल करते हैं और उनकी डेथ होती है। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह से देखोगे तो इसमें नेचर का तो कहीं से कहीं तक रोल नहीं है। ये यहां पे पूरी कहानी जो है वो ह्यूमन बीइंग्स ने चालू करी, ह्यूमन बीइंग्स के चलते खत्म हो गई है। और देखोगे चेर्नोबाइल न्यूक्लियर डिजास्टर, चेर्नोबाइल न्यूक्लियर डिजास्टर जैसे आप देखोगे तो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था कहां पे, यूक्रेन के पास, यूक्रेन रशिया, ठीक है। अब ये जो डिजास्टर हुआ तो यहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे भी आपको ये देखने को मिला कि नेचर का कुछ नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स ने न्यूक्लियर प्लांट लगाए, वो फूटे और दिक्कत हुई। अब आज अगर आप जैसे देख लो, हमने डैम बनाया बहुत बड़ा, ठीक है। अब हमने जो बहुत बड़ा डैम बनाया है तो ये डैम क्या करने वाला है, देखो मतलब खुदा ना खास्ता कभी ऐसा ना हो, लेकिन अब आपने इतना बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट कर लिया है, अब उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो पानी पूरा आता है, सारी जगह फ्लड कर देता है, तो वो कहने को फ्लड रहेगी, लेकिन उसको ट्रिगर किसने करा, ह्यूमन एक्शंस ने। ना हम डैम बनाते ना फ्लड आती। तो ये समस्याएं हैं, ठीक है। अब जैसे वॉर्स हैं, अब वॉर्स में तो बताओ टोटली इसमें किसकी गलती होगी, नेचर थोड़ी ना बोल रही, प्रकृति थोड़ी बोल रही, पेड़ थोड़ी ना बोल रहे, पौधे थोड़ी ना बोल रहे कि लड़ो। ह्यूमन बीइंग्स लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे पीट रहे हैं, एटम बम गिरा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पूरा का पूरा हिरोशिमा नागासाकी उड़ा दिया हमने। तो उस सेंस में क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेशन जो थी डिजास्टर की वो बदली। कैसे बदली, तो अगर आप यहां पे देखोगे समझोगे तो डिजास्टर जो है, जो पहले क्या कंसीडर किया जाता था, कंसिक्वेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेस माना जाता था, उस डेफिनेशन में ये भी इंक्लूड किया गया कि एट टाइम्स डिजास्टर्स आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस आल्सो। इज दैट क्लियर, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब जैसे अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल ये दर्शाती है उस चीज को कि हाँ चेंज जो हो रहे हैं तो वो किसका मतलब, डिजास्टर जो आ रहे हैं, जैसे फ्लड आ रही तो उसमें ह्यूमंस क्या करेंगे, नेचर के आगे तो परेशान है, वो फ्लड दिख रही तो आंटी को वो दिखाई नहीं, डुबकी लगा ली। लेकिन ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब जैसे आप देखोगे ना तो ये यहाँ पे ये रशिया है पूरा, ये रशिया के यहाँ पे आप जैसे देखोगे यूक्रेन है, और ये यहाँ पे चेर्नोबाइल डिजास्टर हुआ था, चेर्नोबाइल प्लांट ही है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी रही है। अब आगे और बढ़ते हैं अगर हम, तो एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझना। देयर आर सम अदर एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट एसिलरेटेड और इंटेंसिफाइड डिजास्टर इनडायरेक्टली। अब देखो कभी कभी कुछ डिजास्टर्स ऐसे भी होते हैं कि डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड नहीं हुए उसमें, जैसे वो डैम वाला जो एग्जांपल दिया ना मैंने आपको, उसमें डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग्स नहीं आए, मतलब ह्यूमन बीइंग्स ने तो अच्छा ही किया था, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स ने अच्छा ही किया था कि पानी मिल जाएगा लोगों को, लेकिन अब क्या होता है कि इनडायरेक्टली वहां पे कहीं ना कहीं वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और भी दूसरे एग्जांपल्स हैं, मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से। देखो तो यहां पे स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि कुछ एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग्स की ऐसी भी होती है जो क्या करती है, डिजास्टर्स को इनडायरेक्टली इंटेंसिफाई कर देती है, ठीक। एक्सप्लेन करें तो जैसे अगर आप देखोगे लैंडस्लाइड्स जो होती है, लैंडस्लाइड्स क्या होती है, जमीन फिसल जाना, भूस्खलन जो होता है। तो जैसे ये जमीन आप देख रहे हो तो ये फिसल गई ना जमीन, अभी देखो पूरा का पूरा पहाड़ नीचे उतर के आ गया। अब आप बोलोगे इस सर ह्यूमन बीइंग्स तो गए नहीं थे इसको धक्का देने, ये तो नेचुरल है, लेकिन नेचर में होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो हुआ क्यों है पता है, जब क्या किया गया, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, हमने, ठीक है, तो सो कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स ने हमने क्या करना, पेड़ काटना चालू कर दिए। जब हमने पेड़ काटे, डिफॉरेस्टेशन किया, तो उसके चलते क्या होता है, अनसाइंटिफिक लैंड यूज किया जब हमने, ठीक है, रिजॉर्ट बनाएंगे, पहाड़ों के ऊपर टांग दिए रिजॉर्ट झूलते हुए, जो किसी दिन लैंडस्लाइड के साथ में पूरा लेके आ जाएंगे नीचे सब कुछ। तो क्या हो रहा है, इसके चलते जब हमने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की फ्रजाइल एरियाज में, तो ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया, ह्यूमन बीइंग्स ने डायरेक्ट कोई धक्का नहीं दिया जमीन को जाके, लेकिन उनकी एक्टिविटीज के कारण क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली आपको ऐसे डिजास्टर देखने को मिल रहे हैं जो दिखने में तो नेचुरल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे जो ट्रिगरिंग फैक्टर रहा है वो क्या रहा है, वो ह्यूमन बीइंग्स रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं आशा करता हूं आपको समझ में आई ये चीजें, आप रिलेट कर पाए हो कि किस तरह से चेंजेस, डिजास्टर जो डिजास्टर है क्या, ठीक है, डिजास्टर के रीजंस क्या है, तो नेचुरल भी बताया मैंने आपको, ह्यूमन एक्शंस भी बताया, ठीक। तो वो पूरा कंप्लीट होता है हमारा। अब जैसे अगर आप और देखो आगे चीजें, तो ह्यूमन मेड डिजास्टर्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, नो डाउट ह्यूमन मेड डिजास्टर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है, एंड एफर्ट्स टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज द ऑकरेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे। मतलब हम देख रहे हैं कि यार हमारे कारण डिजास्टर बढ़ रहे हैं, तो कुछ भले लोग भी हैं, तो वो क्या करते हैं, पूरे पूरे एफर्ट्स लगाते हैं कि मिनिमाइज किया जा सके ह्यूमन मेड डिजास्टर्स को। तो जैसे आप देखोगे कॉन्फ्रेंसेज होती है अलग अलग, जिसके चलते क्या किया जाता है कि उन कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि ह्यूमन मेड डिजास्टर जो है वो कम से कम रिड्यूस हो सके, ह्यूमन बीइंग्स जो डिजास्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं उन डिजास्टर्स को हम कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो एफर्ट्स टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज दीज ऑकरेंस, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, तो रिजल्ट आप अगर देखोगे तो कुछ हद तक हमने ह्यूमन मेड डिजास्टर जो है, समझना, ठीक है, ह्यूमन मेड डिजास्टर जो है उन्हें क्या कर दिया है, कम किया है, लेकिन जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो तो आज भी हो रहे हैं, समझ रहे हो इस चीज को। ह्यूमन मेड डिजास्टर्स बढ़े,
एफर्ट्स लगाए गए कि उन्हें मिनिमाइज किया जा सके, उनके ऑकरेंस जो बार बार हो रहे हैं ह्यूमन मेड डिजास्टर्स उन्हें कम किया जा सके। अलग अलग कॉन्फ्रेंस, अलग अलग मीटिंग, दन तूफान सब कुछ हुआ, ठीक है। तो उसके चलते क्या है, हमने कुछ हद तक जब ये मीटिंग्स वगैरह बढ़ाई तो रिजल्ट में हमें कुछ हद तक ह्यूमन मेड डिजास्टर्स में कमी देखने को मिली। लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स अभी भी एक सवाल थे हमारे सामने कि आप नेचुरल डिजास्टर जो हो रहे हैं उन्हें कैसे कंट्रोल करोगे, उन्हें कैसे रोकोगे। तो द बेस्ट वे आउट इज टू एम्फसाइज ऑन नेचुरल डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। तो अब ह्यूमन मेड को तो आपने क्या कर लिया, कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपने लॉज ले आए कि चलो इस तरह के ये हार्मफुल गैसेस वाले क्या है, प्लांट्स ही नहीं बनेंगे, वेपन नहीं बनेंगे, चलो मान लिया, सब कुछ कर दिया आपने। लेकिन नेचुरल डिजास्टर ऐसा तो नहीं कि आप इंद्र के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे क्या कि अब आप बारिश नहीं करोगे, फ्लड नहीं आएगी, टेंशन खत्म, डिजास्टर ही नहीं होगा। तो वहां पे क्या कर सकते हो आप, द बेस्ट वे आउट इज टू एम्फसाइज ऑन नेचुरल डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब शब्दों पे जाओगे, पूरा खेल शब्दों का होता है, यहां पे कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि हम रोक देंगे पूरी तरह से नेचुरल डिजास्टर को, ठीक है। आपके बस की भी नहीं, मेरे बस की भी नहीं है, किसी के बस की नहीं कि आप रोक ही दो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, मैनेजमेंट पे फोकस कर सकते हैं कि इस तरह से चीजों को मैनेज किया जाए कि उसका इंपैक्ट जो होगा नेचुरल डिजास्टर का वो कम हो। फॉर एग्जाम्पल समझना, एक समय पर साइक्लोन मतलब क्या है कि ले डूबता था कोस्टल एरिया को पूरी तरह से। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमने इस तरह से मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, ठीक है, फोरकास्टिंग सिस्टम बनाया, कह सकते हैं कि सैटेलाइट मॉनिटरिंग, इन सारी चीजों ने इतना अच्छा काम करना चालू किया कि आज साइक्लोन की जो इंटेंसिटी होती है, बहुत इंटेंस आएंगे साइक्लोन, लेकिन उसका जो डिस्ट्रक्शन है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह सब कुछ इक्विप कर दिया गया है ताकि लोगों को पहले से बता दिया जा सके, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, मिटिगेट कर दिया उस नेचुरल डिजास्टर को। नेचुरल है ना, वो तो चक्री चक्री घूम के आएगी समुद्र में, दिवाली की नहीं है वो, असली की चक्री है। तो क्या होने वाला है कि आपने उसे मिटिगेट कर दिया, आपने सही तरह से मैनेज कर लिया, तो उसका इंपैक्ट जो है वो कम हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक। फिर देखो क्या, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ जी, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है जो तो हमारी कंट्री पे इनिशिएटिव क्या है कि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि एक नेशनल लेवल पे प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें कर सकते हो ताकि आप क्या कर सको, नेचुरल डिजास्टर्स को रोक सको, कम कर सको, मिटिगेट कर सको। रोक सकने वाला शब्द गलत है, रोक तो सकते ही नहीं हम। फिर क्या है, अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील। हाँ जी, ये फेवरेट चीज आ गई आपकी। क्या आपने क्लास 10 में पढ़ा था, एजेंडा 21 यहां से निकल के आया था। तो अर्थ समिट, अब यहां पे ध्यान दिया यूनाइटेड नेशंस ने क्या कि हमें ये जो प्रकृति में बदलाव आ रहे हैं ना, इसके बारे में कुछ सोचना होगा, ऐसा ना हो जाए कि हम लेट हो जाए। तो अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील। फिर क्या है, दी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन मई 1994 एट योकोहामा जापान। इस चीज पे अभी क्या कर लो, एक नोट बांध लो। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिकली केस स्टडी के फॉर्म में हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में से डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। क्लियर? अब आगे क्या है हमारे पास में, व्हाट इज नेचुरल हजार्ड्स। अब नेचुरल हजार्ड्स को पढ़ते हैं, समझते हैं। मन में डाउट सबसे पहले ये आया होगा कि सर डिफरेंस बता दो सबसे पहली चीज। तो देखो, मैं अगर आपको अभी लेमन डेफिनेशन में समझाऊं, ठीक है, डिजास्टर आपको समझ में आ गया कि वो अनडिजायरेबल होता है, अनकंट्रोलेबल होता है, ह्यूमन बींग्स के काबू में नहीं रहता है, वो लाइफ और प्रॉपर्टी पे डिस्ट्रक्शन करता है बहुत ज्यादा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लाइफ प्रॉपर्टी पे डिस्ट्रक्शन करने के साथ साथ में वो मेडिकल इमरजेंसी वाली सिचुएशन डेवलप कर देता है, वो डिजास्टर है। लेकिन हजार्ड की जब आप बात करते हो ना, तो हजार्ड क्या है, वो डिजास्टर की प्री स्टेज है, मतलब वो सोता हुआ शैतान है एक तरह से। सोता हुआ शैतान मतलब क्या होता है, देखो एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि आप ऐसे समझो कि जो नेचुरल हजार्ड्स होते हैं ना, उसके अंदर पोटेंशियल होती है कि वो डिस्ट्रक्शन कर सके। पोटेंशियल होती है डिस्ट्रक्शन कर सके, मतलब जैसे मैं आपको समझाता हूं, बारिश हो रही है, बारिश को हजार्ड की तरह नहीं कंसीडर किया जाता, लेकिन जैसे बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, तो वो क्या है, बारिश हो रही है तो वो पोटेंशियल है कि वो बारिश कब डिजास्टर में बदल जाएगी, जब वो फ्लड्स ले आएगी बहुत ज्यादा। आया ना समझ में? तो नेचुरल हजार्ड क्या, देखो व्हाट इज नेचुरल हजार्ड्स, समझना, नेचुरल हजार्ड्स आर एलिमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट हैव द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू पीपल और प्रॉपर्टी और बोथ। ठीक है, मतलब क्या है, ये नेचर का एलिमेंट है, बारिश होना नेचर का एक एलिमेंट है। ठीक, अगर आप जैसे देखोगे तो धूप पड़ना, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होना, बहुत ज्यादा विंटर्स, बहुत ज्यादा कह सकते हैं विंटर्स के साथ साथ में क्या बहुत ज्यादा गर्मी होना, ये एनवायरनमेंट का एलिमेंट है एक। मानते हो उस चीज को, ये एनवायरनमेंट का एलिमेंट है। तो नेचुरल हजार्ड्स आर एलिमेंट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट हैव द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू पीपल और प्रॉपर्टी और बोथ। इनके अंदर पोटेंशियल है कि वो लोगों को क्या कर सके, हार्म कर सके। ठीक, तो जैसे मैंने बारिश वाला एग्जांपल दिया, वो समझो। उसके बाद अब जैसे देखो क्या है, ओशियन करंट है, मान लो, समझो, समझाता हूं मैं आपको यहाँ पे। तो ओशियन करंट में आपने क्या देखा, क्या समझा, अगर आप देखोगे समझोगे इस चीज को, तो एलिनो वाला इफेक्ट पढ़ा था हमने कि ये ओशियन करंट जब हॉट से वार्म और वार्म से हॉट में कन्वर्ट होते हैं
तो उससे सब्सिक्वेंट फिनोमेना लगे हुए क्या आते हैं कि कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं टेम्परेचर घट रहा है, कहीं बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं बारिश कम हो रही है, कहीं बारिश ज्यादा हो रही है तो वो फ्लड्स ले आएगी, कहीं बारिश कम हो रही है तो वो ड्रॉट ले आएगी। अब फ्लड्स और ड्रॉट्स जब आएंगी तब लोगों के ऊपर क्या होने वाला है, इंपैक्ट होने वाला है। तो ये ओशियन करंट जो है, जैसे अगर आप देखोगे ना, तो एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट लाइक करंट इन दी ओशियंस, ठीक है, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ नेचुरल हजार्ड्स, ठीक है, नेचुरल हजार्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ओशियन करंट में पोटेंशियल है कि क्लाइमेटिक कंडीशन बदले, और वो क्लाइमेटिक कंडीशन जब बदलेगी तो कहीं फ्लड आएगी और कहीं ड्रॉट आएगी, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट लाइक करंट्स इन ओशियंस, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है, सूखा पड़ा है, बिना पानी के लोग अकाल के कारण मर गए, ठीक है। अनस्टेबल स्ट्रक्चरल फीचर्स, हाँ, इन हिमालयाज, जैसे क्या है, अगर आप देखोगे कि हिमालयन रॉक्स जो है तो वो क्या हो रही है, लूज होते जा रही है, तो वो क्या हो गई, एक नेचुरल हजार्ड हो गई है, ठीक है। जो अनस्टेबल स्ट्रक्चरल फीचर्स है हिमालयास के, वो एक नेचुरल हजार्ड हो गई। क्यों? क्योंकि वो कब नेचुरल, वो जो अनस्टेबल रॉक है वो कब फिसल के लैंडस्लाइड ले आएगी आपको नहीं पता चलेगा ना। तो अनस्टेबल स्ट्रक्चरल फीचर्स इन हिमालयाज ऑन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, दो बार आ गया पॉइंट शायद। अब ये यहां तक चीजें क्लियर हो गई है। तो अगर हम कंपेयर करें, चलो ये सबसे बढ़िया चीज होती है कि नेचुरल हजार्ड्स भी पढ़ लो, डिजास्टर्स भी पढ़ लो, दोनों को एक साथ कंपेयर कर मारो। तो अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे अगर हम देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझना। एज कंपेयर टू नेचुरल हजार्ड्स, नेचुरल डिजास्टर्स आर रिलेटिवली सडन एंड कॉज लार्ज स्केल वाइड स्प्रेड डेथ, loss of property and disturbance to social system and life over which people have a little or no control। सिंपल सी चीज है, उन्होंने डिजास्टर को डिफाइन कर दिया। जब आपको बी पता है तो ए अपने आप पता हो जाएगा, वैसी कहानी हो गई यहां पे। क्या कि जैसे अगर आप नेचुरल हजार्ड्स की बात करते हो तो नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर में डिफरेंस क्या आ जाता है कि डिजास्टर जो होते हैं वो रिलेटिवली सडन होते हैं, नेचुरल हजार्ड्स जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। ग्रेजुअल प्रोसेस कैसे होती है सर? तो जैसे आप देखोगे कि अब ये ओशन करंट आपकी बुक में लिखा, तो ओशन करंट क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि ओशन करंट खड़े होगा सुनामी की तरह। वो क्या कर रहे हैं, वो अगर आगे कोई फिनोमिना होता है, जैसे फ्लड आती है, ड्रॉट आती है, तो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो वो काम और कह सकते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअल फिनोमिना होता है, ग्रेजुअल एलिमेंट होता है इन्वायरमेंट का, नेचुरल हजार्ड। लेकिन डिजास्टर क्या होता है, relatively sudden and cause large scale widespread death, loss of property and disturbance to social system and life over which people have a little or no control, और जिसके ऊपर लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता है। आगे ना समझ में, तो नेचुरल हजार्ड्स ऐसा समझ लो कि स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो एलिमेंट है जिसके कारण डिजास्टर्स आते हैं। सिंपल सी चीज है। दस, अब इसको कंक्लूड कैसे करोगे? दस, एनी इवेंट कैन बी classed as disaster when the magnitude of destruction and damage caused by it is very high। तो कोई भी इवेंट को आप किसी भी नेचुरल हजार्ड को आप डिजास्टर बोल सकते हो। कब बोल सकते हो किसी भी नेचुरल हजार्ड को डिजास्टर? जब उसके द्वारा जो मैग्नीट्यूड, जिस मैग्नीट्यूड पे वो डिस्ट्रक्शन करने वाला है ना, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, डिस्ट्रक्शन डैमेज कॉज्ड बाय इट इज वेरी हाई। जब बहुत ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तब अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो वो डिजास्टर बन जाएगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। सिंपल से शब्दों में हमने क्या कर लिया, उसे समझ लिया है। जैसे वही रेन बता रहा हूं मैं, तो बारिश बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ये बारिश, मूसलाधार बारिश कब फ्लड में कन्वर्ट हो जाएगी, कब बह जाएंगे लोग, तो वो पता नहीं चलेगा हमें, ठीक है। तो वो इस तरह से नेचुरल हजार्ड से क्या बन जाएगा, ये एग्जांपल है जस्ट कि नेचुरल हजार्ड से कैसे डिजास्टर कन्वर्ट हो गया वो, ठीक। अब देखो क्या है, जैसे अब डिजास्टर की अगर स्टोरी हम समझे, ठीक है, डिजास्टर एंड दी स्टोरी, तो डिजास्टर जो है ना, ये बहुत ज्यादा वेरी करता है, किस अमाउंट में कहां कितना डिजास्टर होने वाला है। रेगिस्तान में जितनी बारिश हो जाएगी तो वो फ्लड नहीं लाएगी, लेकिन वही उतनी बारिश अगर जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में या फिर ऐसे एरियाज में जहां पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत डेंस है, वहां हो जाती तो सब कुछ क्या हो जाता है, लबालब पानी में हो जाता है। तो उसके चलते क्या होता है कि ये जो नेचुरल डिजास्टर की हम बात करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है इसमें। वेरिएशन किस सेंस में है कि वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, रीजन टू रीजन। लोगों का क्या पर्सपेक्टिव रहता है इस चीज को लेके, डिजास्टर को लेके, तो कोई किसी चीज को डिजास्टर मानता है, कोई नहीं मानता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या बताते हैं, वही बारिश वाला एग्जाम्पल बताया कि कहीं पे इतना बारिश को डिजास्टर नहीं कंसिडर किया जाता है, कहीं पे अगर 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश हो गई तो सब कुछ डूब जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर और उसकी अगर कहानी देखी जाए तो वो वेरी करती बहुत ज्यादा, उसमें क्या है, सब्जेक्टिविटी है कि पर एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन वो डिफर करती है, मैग्नीट्यूड वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो एक बहुत अच्छी बात आती है, क्या कि अगर आप देखेंगे ना कि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है वो समझाता हूं मैं आपको। तो जैसे जापान वगैरह जो पैसिफिक ओशियन जो पूरा है ना, इधर यूएस वगैरह जो है, इंडोनेशिया, तो एक जो है पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनता है। इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं, तो कोई
किसी वीडियो गेम से जुड़ा हुआ नहीं है ये, ठीक है। सिंपल सा कारण ये है कि रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे वॉल्केनोज हैं इस पूरी बॉर्डरिंग एरियाज पे, ये जो प्लेट्स हैं, ठीक है, जॉन डी फूका और ये सारी जो प्लेट्स हैं, और साथ ही साथ में क्या होता है कि इस पे अर्थक्वेक भी आते हैं। अब जब बॉर्डरिंग एरियाज है ना तो अर्थक्वेक भी खूब आते हैं, अर्थक्वेक भी है, वॉल्केनोज भी है, तो इसके चलते क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। अब जापान यहाँ पे है, तो जापान में क्या होता है, अर्थक्वेक एक तरह से उनके लिए ऐसा हो गया कि हाँ यार ठीक है, अर्थक्वेक आता है, डिस्ट्रक्शन करता है, वो अपने काम से वापस लग जाते हैं, वापस सब कुछ समेट के अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं। ब्रिज गिरते हैं उनके, 10 दिन में वापस ब्रिज खड़े कर देते हैं। लेकिन वही चीज एक ऐसे रीजन में जहां अर्थक्वेक कम आता हो वो होगा तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। अब ये लोग क्या हो गए, यूज्ड टू हो गए। तो वही डिजास्टर की जो कहानी है ना वो क्या करती है, वेरी करती है एरिया टू एरिया, पीपल टू पीपल, ठीक। अब द ओपिनियन मेंशन्ड अबव इज इंडिकेटिव ऑफ 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेकिन देखो डिजास्टर तो डिजास्टर है, ठीक, ये मान लिया इंटेंसिटी वेरी करती है, लोगों का रिएक्शन वेरी करता है, लेकिन ये जो हमने ऊपर ओपिनियन डिस्कस करा कि वेरिएशंस होते हैं, सब्जेक्टिविटी होती है, इस इंडिकेटिव ऑफ 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेकिन इससे हमें 3 चीज समझ में आती है, क्या, देखो, द मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड डैमेजेस कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर हैव इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स, ठीक। मान सकते हो आपकी लोगों की अप्रोच बदल गई हो, लेकिन इन जनरल जो आप ट्रेंड देखोगे तो आपको ट्रेंड से समझ में आएगा कि जो ये मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है ना, ये बढ़ती ही गई है नेचुरल डिजास्टर्स की, हम कम नहीं कर पाए इन्हें, ठीक। आप बोलोगे कैसे पता चला सर, तो ये वाला जो टेबल है आपका 7.1 है शायद, हाँ 7.1 है ये टेबल, देखो आप तो आपको समझ में आएगा ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1948 से ये भी बढ़ा ही है, ठीक है, ये फिर और बढ़ा ही है। तो इस तरह से इंटेंसिटी जो है क्या हो रही है, बढ़ रही है। किसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, नेचुरल डिजास्टर्स की। नेचुरल डिजास्टर्स कम नहीं हुए हैं, ठीक है। अब जब इंटेंसिटी बढ़ी है तो उसके चलते क्या है, ये हमें चेतावनी, एक तरह से वार्निंग है हमारे लिए। फिर देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न अमंग पीपल टू डील विद द मेनेक क्रिएटेड बाय दीज सो दैट द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी कैन बी मिनिमाइज्ड। अब क्या होता है कि लोगों के मन में भी चिंता ऐसी लगी हुई है कि क्या किया जाना चाहिए। देयर इज ग्रोइंग कंसर्न अमंग द पीपल टू डील विद द मेनेक क्रिएटेड बाय these so that loss of human life and property can be minimized। अब जब आप ये देख रहे हो डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, तो लोगों को भी डर है कि यार डिजास्टर्स बढ़ेंगे, नुकसान होगा, इस नुकसान को लेकिन कम किया जाना चाहिए, ठीक है। आप मान लो कि पहले तो इतना लेवल ऑफ डेवलपमेंट नहीं था, आज करोड़ों रुपए लगा के किसी ने बिल्डिंग बनाई है, किसी ने बिजनेस करना स्टार्ट किया है, उसकी पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई अर्थक्वेक के कारण। तो इस लॉस को कम किया जाना चाहिए, मिनिमाइज किया जाना चाहिए। सिग्निफिकेंट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द पैटर्न ऑफ नेचुरल डिजास्टर ओवर द इयर्स। और साथ ही साथ में हमें क्या देखने को मिला कि पैटर्न ऑफ नेचुरल डिजास्टर जो है उसमें भी चेंजेस आए हैं। पहले नेचुरल डिजास्टर क्या होता था, मान लो जियोलॉजिकल ज्यादा होता था, समझना इस पॉइंट को। पहले नेचुरल डिजास्टर जो थे तो जियोलॉजिकल बहुत ज्यादा होते थे कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ये सारी चीज हो गई, जैसे हाइड्रोलॉजिकल हो गया सुनामी, चलो मान लो, ठीक है। लेकिन आज क्या देख रहे हो, आज तो अब बायोलॉजिकल, ये भी एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है। ये कोरोना वायरस क्या है, ये बायोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में आ गया ना। तो ये नेचुरल डिजास्टर के पैटर्न भी बदल रहे हैं, नए नए डिजास्टर्स निकल के आ रहे हैं। अब आप जैसे देखोगे तो अगर आप एग्रेरियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां लगने लगी फसल को, ठीक। तो ये सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने, ठीक, ये हो गया। अब चेंज इन द परसेप्शन ऑफ नेचुरल डिजास्टर, चेंज इन द परसेप्शन ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड हजार्ड्स। अब उसके पीछे कारण भी है, जो यहाँ पे ये लिखा है ना लास्ट वाला पॉइंट की सिग्निफिकेंट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द पैटर्न ऑफ नेचुरल डिजास्टर ओवर द इयर्स। तो इसमें अगर आप देखोगे तो पहले क्या था, पहले लोग प्रकृति से डरते थे। उस कारण से क्या है कि नेचुरल डिजास्टर्स जो थे तो वो हजार्ड्स तो थे पहले भी, लेकिन वो हजार्ड्स डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं हो पाते थे। लेकिन आज मेजॉरिटी ऑफ द हजार्ड्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू डिजास्टर। कैसे, ये समझना। प्रीवियसली हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स वर सीन एज टू क्लोजली एसोसिएटेड एंड इंटर रिलेटेड फिनोमेना। पहले इन दोनों को क्लोजली एसोसिएटेड इंटर रिलेटेड देखा जाता था। कैसे एसोसिएटेड, कैसे इंटर रिलेटेड देखा जाता था, हाउ, तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एरियाज प्रोन टू नेचुरल हजार्ड्स वर मोर वल्नरेबल टू डिजास्टर्स, ठीक है। मतलब जो एरिया है, जैसे मान लो मैंने बताया कि हिमालयन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जहां पे लूज है, जहां पे मिट्टी ऐसी है कि पता लग रहा है कि हाँ लैंडस्लाइड आ सकती है, तो उसे कंसिडर किया जाता था। एरियाज प्रोन टू नेचुरल हजार्ड्स वर मोर वल्नरेबल टू डिजास्टर। तो लोग भी मानते थे कि हाँ यार यहाँ डिजास्टर आ सकता है, यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे हम, ठीक है। पीपल अवॉइडेड टेम्परिंग विद द डेलिकेट बैलेंस दैट एग्जिस्टेड इन द गिवन इकोसिस्टम। तो उस इकोसिस्टम में जो डेलिकेट बैलेंस बना हुआ था, लोगों को दिख रहा था कि ये एरिया जो है नेचुरल हजार्ड है, या फिर ये एरिया में क्या है कि पोटेंशियली यहाँ पे डिजास्टर क्रिएट हो सकता है, ये वल्नरेबिलिटी ज्यादा है उस एरिया की, तो लोग जाने से डरते थे या फिर वहां पे किसी प्रकार की टेम्परिंग करने से बचते थे कि यार कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए, जैसा चल रहा है चलने दो बस, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हमारे ह्यूमन बींग्स क्या हो गए, समझदार हो गए। कैसे समझदार हो गए कि हमने पैसा कमाने के लिए, ठीक है, हमने और चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लोर कह लो या फिर एक्सप्लॉइट कह लो, दोनों ही शब्द एक जैसे रहेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमने एक्सप्लोर तो
विंडो ड्रेसिंग करी, लेकिन हमें एक्सप्लॉइट करना था चीजों को। तो नाउ ह्यूमन बींग्स टेंड टू इंटेंसिफाई देयर एक्टिविटीज इनटू डिजास्टर प्रोन एरियाज, इंक्रीजिंग देयर वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर आप देख रहे हो, पता है कि हिमालयन सॉइल जो है पूरी तरह से जर्जर कर चुके हैं हम, लेकिन वेस्टर्न घाट जो है उन्हें जर्जर कर चुके हैं माइनिंग के चक्कर में, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स और ज्यादा वहां पे अपनी एक्टिविटीज को इंटेंसिफाई कर रहे हैं। एंड दीज एरियाज आर डिजास्टर प्रोन। अब कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, लैंडस्लाइड आ सकती है वहां पे, ठीक है, ये हो गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या बताया गया है, कोलोनाइजेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स, ये वाला एग्जांपल अच्छा है समझना, कोलोनाइजेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स। अब फ्लड क्यों आती है समझो, ये एक नदी है, ठीक है, नदी की जैसे आप देखोगे रिवर है, एक रिवर बेड है, तो रिवर बेड क्या है, तो ये तो उसका मेन रिवर बेड हो गया, ठीक, मेन रिवर बेड क्या हो गया, मार्कर तुम्हें क्या हो गया, ठीक। अब ये रिवर बेड हो गया, तो यहां से नॉर्मली पानी बहता रहता है, लेकिन अब एक फ्लड प्लेन भी रहता है रिवर बेड के अलावा, फ्लड प्लेन। तो जैसे एक दूर का एरिया जो रहता है, तो पता है कि विंटर्स मॉनसून के टाइम पीरियड में क्या होगा, जब नदी में पानी बढ़ेगा तो नदी का पानी इस एक्सटेंट तक, ये ठीक है, लेवीज जो बनी रहती है, तो इस पॉइंट तक क्या हो सकता है, पानी आ सकता है, इस पॉइंट तक पानी आ सकता है। तो इस कारण से क्या होता है कि लोग इतना छोड़ के चलते थे एरिया, रिवर बेड के साथ में फ्लड प्लेन छोड़ के चलते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स ने सोचा कि ये नदी है बढ़िया, यहाँ पे एक रिजॉर्ट बनाते हैं अच्छा सा, ठीक है, लोग देखने आएंगे, एंजॉय करेंगे, पैसा कमाएंगे अपन। तो हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कोलोनाइजेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स। तो ये फ्लड प्लेन्स पे हमने कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते होता क्या है, तो यहां पे देख रहे हो, ह्यूमन बींग्स टेंड टू इंटेंसिफाई देयर एक्टिविटीज इनटू डिजास्टर प्रोन एरियाज। तो हमने डिजास्टर प्रोन एरियाज में अपनी एक्टिविटीज को इंटेंसिफाई कर दिया, बढ़ाना चालू कर दिया। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सिटीज एंड पोर्ट टाउन्स लाइक मुंबई एंड चेन्नई अलोंग द कोस्ट। तो रिवर प्लेन्स हमने वो करा, फिर उसके बाद में जैसे कोस्टल एरियाज को अगर देखोगे, कोस्टल टाउन्स को अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे अब क्या है, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा समुद्र है, ठीक है, और समुद्र किसी का रिश्तेदार नहीं है, ध्यान रखना। इसके आजू बाजू आपने क्या कर लिया है, बड़ी बड़ी स्काई हाई बिल्डिंग्स बना दी है। अब होगा क्या, ये एरिया आप जैसे देखोगे तो ये डिजास्टर प्रोन एरिया है। कब सुनामी आएगी, और सुनामी आएगी तो कोस्टल एरिया को सबसे ज्यादा बुरी तरह से हिट करने वाली है। तो अगर सुनामी आती है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं ना, ऊपर तक आके टच करेगी वो। तो उस तरह से क्या है कि हमने ह्यूमन बींग्स ने टेम्परिंग ज्यादा करी है, ठीक है। तो ये परसेप्शन में जो चेंज की बात कर रहे हैं हम, कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है परसेप्शन में। और जब आप नेचर को क्या कर रहे हो, आप जब नेचर को ऐसे देख रहे हो कि नहीं नहीं ह्यूमन बींग्स हैं हम, हमने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर लिया इतना वो सारी चीजें, तो नेचर एक मिनट में पलट सकता है चीजों को। रीसेंट एग्जांपल अभी देख लो आप, ये कोरोना केस का, प्रकृति से बढ़ के आगे कुछ नहीं जाता है ना, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा उस चीज को देख के। फिर क्या है, ये हो गया, तो मुंबई एंड चेन्नई अलोंग द कोस्ट दी टचिंग एंड टचिंग द शोर ड्यू टू हाई लैंड वैल्यू, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन भी क्यों हो रहा, दिखती बात है, हाई लैंड वैल्यू, पैसा कमाना सभी को। मेक देम वल्नरेबल टू अकरेंस ऑफ साइक्लोन, हरिकेन एंड सुनामीज। तो अब जब सुनामी वगैरह आएगी तो ये वल्नरेबल है ही, दिखती बात है। वल्नरेबल समझते ना, मतलब किसी प्रकार का जब हादसा होगा तो सबसे पहले चपेट में तुम ही आओगे, इस तरह से। क्लियर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा था हमारे चैप्टर का, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें बता दी है। एक बार स्नैप रिकैप करते जरा हम। तो देखो हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने देखा कि ये नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर दो अलग अलग शब्द है, इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, ठीक भी है कुछ हद तक, लेकिन आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए उस चीज पे। फिर आपने ये भी देखा रीजंस क्या हो सकते हैं, नेचुरल हजार्ड्स क्या हैं, डिजास्टर्स क्या हैं, सारी कहानी, कुछ ह्यूमन बींग्स, कुछ कंसिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन एक्शन, और कुछ क्या था, नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फोर्सेस काम करती है और डिजास्टर आते हैं, वो सारा सब कुछ हो गया। इस टेबल को जरूर देखना आपकी बुक में, आप देखोगे तो ये जो डेटा है ये बढ़ता चले गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नेचुरल डिजास्टर जो है अलग अलग, कहीं अर्थक्वेक, कहीं फ्लड, कहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, कहीं सुनामी, ये जो नेचुरल डिजास्टर्स बढ़े तो इसने क्या किया, इसने कहीं ना कहीं जो डेथ टोल्स हैं वो आप देखोगे तो ये भी बढ़ा है। तो इसके चलते अब चिंता तो जागी, हम कितने ही आगे चले जाएं, लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम ये बोलेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, उस चीज की प्लानिंग करते हैं। तो वैसे क्या होता है कि राइज इन द नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, राइज नेचुरल डिजास्टर के नंबर्स में बढ़ोती हुई है, जो डेथ्स हो रही थी उसमें बढ़ोती हुई, तो लोगों ने एनालाइज करा रुक के 2 मिनट के लिए कि क्या किया जा सकता है, ठीक है। वर्ल्ड लीडर्स ने सोचा उस बारे में। तो द इशू वॉज रेज्ड एट द यूनाइटेड जनरल असेंबली इन 1989 में नेचुरल डिजास्टर को लेके जो इशू था, इस पे मुद्दा, इसको एक मुद्दा बनाया गया कि इसके बारे में सोचा जाना चाहिए, कुछ किया जाना चाहिए। एंड इट वाज फाइनली फॉर्मलाइज्ड एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन मई 1994 एट योकोहामा, जापान। ये चीज समझो क्या होता है। तो जब ये मुद्दा उठा तो अब हवा बनने लगी धीरे धीरे कि कुछ किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। फिर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट होती है, कहां पे होती है ये, योकोहामा में, जापान में। ध्यान रखना ये, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली, नेक्स्ट वीडियो में हम समझ लेंगे कि ये क्या चीज है। तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन मई 1994 एट योकोहामा, जापान। ये जो मीटिंग होती है तो इस
मीटिंग में सब्सिक्वेंटली आउटकम क्या आता है, तो दिस वाज सब्सिक्वेंटली कॉल्ड द योकोहामा स्ट्रेटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ सेफर वर्ल्ड। तो अगले 10 सालों के लिए फिर क्या है, एक प्लान बनाया गया कि कैसे नेचुरल डिजास्टर्स को टैकल किया जा सके, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में जो एक थोड़ा सा कह सकते हैं डिटेल्स दिए, उन्हें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हुआ था यहाँ पे, ये ध्यान रहेगा। तो देखो पूरा मैंने चैप्टर की फ्रेम लाइन जो थी ना, जो बोलते हैं आत्मा जो थी चैप्टर की, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, ठीक है, ये क्लियर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम योकोहामा स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई है, और ये तो चैप्टर की थीम हो गई है। बाकी चैप्टर में क्या क्या है, पूरा योकोहामा स्ट्रेटेजी, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स को किन किन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, फिर नेचुरल डिजास्टर एंड हजार्ड्स ऑफ इंडिया। तो देखो स्पेसिफिकली अगर इंडिया की बात करें तो कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर्स इंडिया फेस करता है। देखो सारे जरूरी नहीं कि सारे डिजास्टर्स इंडिया में हो, कुछ डिजास्टर्स से हम बच भी सकते हैं ना। तो जो बेसिकली इंडिया में मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं वो ये सारे डिजास्टर्स हैं, अर्थक्वेक, सुनामी, ट्रॉपिकल साइक्लोन, फ्लड्स, ड्रॉट, लैंडस्लाइड। इन 6 नेचुरल डिजास्टर्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सिर्फ ऐसे नहीं कि अर्थक्वेक होता है, सुनामी होता है, साइक्लोन होता है, इनके अंदर भी पॉइंट, सब पॉइंट्स, टॉपिक्स जो भी है सारा सब कुछ आपकी बुक में, उसे भी डिस्कस करेंगे हम। और लास्ट में जो टॉपिक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट इशू, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके ऊपर बात की जाना चाहिए, काम किया जाना चाहिए। क्या है वो सारा सब कुछ पढ़ेंगे हम, डिजास्टर मैनेजमेंट और कंक्लूजन इस चैप्टर का भी, आपकी बुक का भी। तो लास्ट चैप्टर है, इसको और अच्छे से देखना, जिस तरह से आपने अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट किया आपका, इसे भी समझना और कंप्लीट करना। फाइन, तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। इंट्रोडक्टरी वीडियो था, आई नो काफी लंबा हो गया ये, लेकिन आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। जो है वो है आपके लिए, हर चीज टू द पॉइंट, और जितना मतलब जरूरी है उतना आपको इनसाइट देने की कोशिश की मैंने। इस पे कैसा लगा बताना मुझे। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4 से 12 तक आप इसी तरह से सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बताइए अपने जूनियर्स और सीनियर्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।